नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे साहिबगंज की। साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र के सरकंडा में एक महिला और एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रस्सी से बंधा हुआ एक युवक गिरा हुआ है, उसी के पास एक महिला की भी पिटाई की जा रही है। बार बार महिला को धक्का दिया जा रहा है और उस युवक के पास धकेलने की कोशिश की जा रही है। आसपास बहुत सारे लोग भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद हैं, लेकिन कोई भी महिला को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। कुछ लोग अपने मोबाइल से इस पिटाई की तस्वीर को कैद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि लोगों ने उस महिला को उस युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था। महिला 4 बच्चों की मां है। युवक के साथ महिला को आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने पर लोगों ने पहले युवक की जमकर पिटाई की। पिटाई से युवक बेहोश हो गया। उसके बाद लोगों ने महिला की भी पिटाई की, जो आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिला और युवक के बीच 3-4 साल से प्रेम संबंध है। महिला और युवक की पिटाई की सूचना पर थाना प्रभारी प्रणीत पटेल मौके पर पहुंचे और दोनों को थाने ले गए। और बाढ़ जहां जहां पर भी आई, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और आज इसमें से कुछ वॉलंटियर्स वर्चुअल माध्यम से यहाँ उपस्थित है। मैं पूरी आपदा मित्र बिरादरी को सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट बहुत छोटे स्केल पर हुआ है। 130 करोड़ की आबादी के देश के अंदर 5500 आपदा मित्र और 5500 आपदा सखी, ये कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। इससे हम पूरे देश को नहीं कवर कर सकते। इसलिए 350 आपदा से प्रभावित होने वाले जिलों में आपदा मित्र स्कीम को हम लागू करने जा रहे हैं। और ये शुरुआत मैं मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत अब तक 17 सालों में जो हुआ है, इसको वैज्ञानिक तरीके से कैसे इसके सामने लड़ा जा सकता है। ढेर सारे प्रोटोकॉल, ढेर सारे एसओपी बनाए गए, परंतु प्रोटोकॉल और एसओपी को जमीन पर उतारने के लिए, प्रोटोकॉल और एसओपी को तुरंत कुछ सेकंड में रिस्पॉन्ड करने के लिए अब 350 जिलों में ये व्यवस्था हो जाएगी। और भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय किया है कि सारे वॉलंटियर्स का बीमा भी भारत सरकार लेने वाली है, जिससे कम से कम एक प्रकार की आश्वस्तता उनके मन के अंदर रहेगी, उनके परिवार के अंदर भी रहने वाली। 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना के साथ, एनडीएमए के साथ इस योजना के लिए एमओयू किया है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कदम है और जो कुछ छूट गए हैं, बच गए हैं, वहां पर भी मुझे लगता है बहुत जल्दी करना चाहिए। इसी प्रकार से मेरा ही आग्रह था, मैं जब एनडीएमए की बैठक में रिव्यू कर रहा था, कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से पॉपुलर करना चाहिए। ढेर सारी चीजें एनडीएमए ने ढूंढी है, जैसे बिजली गिरने की एग्जैक्ट जगह के बिजली गिरने से 6 मिनट पहले हम अलर्ट दे सकते हैं, कुछ घंटे पहले कुछ बड़े एरिया का अलर्ट दे सकते हैं, मगर आज भी बिजली से जाने जाती हैं। हमने शीतलहर और गर्मी की लहर के लिए कार्य योजना बनाई है, मगर इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। अगर एक अर्ली वार्निंग जनरेट करने की एजेंसियां और इस प्रकार का अलर्टनेस अगर हो जाता है, तो मैं मानता हूं जाने बचाई जा सकती हैं। मित्रों, भारत में आपदा प्रबंधन का प्रवास, जर्नी थोड़ी लेट ही शुरू हुई। 1990 के दशक में इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया। इसको रिडक्शन करने के लिए दशक को ही घोषित किया। तब जाकर 1995 में तत्कालीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना हुई और कृषि विभाग के अंतर्गत शुरू हुआ। क्योंकि उसके पहले कृषि विभाग ही इसको देखता था, मगर राहत के काम के लिए कृषि विभाग देखता था, आपदा से बचाव के लिए नहीं देखता था। खैर, मगर एक अच्छी शुरुआत हुई।
उसके बाद हमारे देश के अंदर 2 साल में 2 घटनाएं हुई। 1999 में एक भयंकर साइक्लोन आया, सुपर साइक्लोन, लगभग 10,000 लोग उड़ीसा के अंदर मारे गए। और 2001 के अंदर भुज में भूकंप आया, जिसमें 14,000 लोग गुजरात में मारे गए। ये दोनों घटनाओं ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया, सरकार के व्यवस्था तंत्र को, सरकार के तंत्र को झंझोड़ कर रख दिया। और वहीं से विचार आया कि भाई ये क्यों एक ऐसी व्यवस्था की जाए जो अपने आप में स्वतंत्र हो और ऐसी एजेंसियों के साथ जुड़े जो तत्काल रिस्पॉन्ड कर सके, रिस्पॉन्ड करने का जिनका काम भी है, जिनका स्वभाव भी है, जिनका प्रशिक्षण भी है। तो उस वक्त अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन किया और संयोग से उसी वक्त मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भी गुजरात के अंदर इस पर बहुत ढेर सारा चिंतन किया। अटल जी के साथ भी उस वक्त मुझे बरोबर याद है, मैं उनकी मंत्रिपरिषद में था, ढेर सारा संवाद भी हुआ था और इसको एक मूर्त रूप देने की बात शुरू हुई और एक रिपोर्ट बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन हुआ और अंत में 2005 के अंदर एनडीएमए की स्थापना की गई, जो जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और संबंधित मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में एसडीएमए भी बना। एक्चुअल में तो इसकी शुरुआत भोपाल त्रासदी के बाद हो जानी चाहिए थी। भोपाल त्रासदी एक ऐसी घटना थी जिसने देश को झंझोड़ कर रखा। 8,000 लोगों की मृत्यु एक ही शहर के अंदर होना और गैस लीकेज से होना, ये मैं मानता हूं बहुत बड़ी घटना थी। खैर, मगर देर आए दुरुस्त आए। अटल जी के समय पे शुरू हुआ, यूपीए के समय में इसकी स्थापना हुई और आज 17 साल की जर्नी में पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमने काफी बड़ी मंजिल काटकर आज यहां पर खड़े हैं। मगर आगे देखते हैं तो बहुत बड़ा रास्ता काटना भी बाकी है। अभी संतुष्ट होने के स्टेज पर हम नहीं पहुंचे हैं। मेरा मानना है आपदा प्रबंधन का तंत्र देश में इस प्रकार से होना चाहिए कि कितनी भी घोर आपदा हो, एक भी व्यक्ति की जान न जाए, इस प्रकार का तंत्र बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे सामने यही लक्ष्य रखा है। मगर अप्रोच में जो बदलाव आया है, इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। जैसे मैं बता सकता हूं कि मैंने कहा 1999 के साइक्लोन के अंदर 10,000 लोग मरे गए। इस एक ही वर्ष के अंदर 3 साइक्लोन आए हैं। मृत्यु का आंकड़ा 50 से ज्यादा नहीं है। 50 कोई कम नहीं है, मगर मैं तुलनात्मक दृष्टि से क्योंकि हम बहुत एडवांस में इसकी वार्निंग दे देते हैं। वहां से लोगों को बचाने का काम होता है। कच्ची झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है, सलामत स्थानों पर बसाने की व्यवस्था होती है और राज्यों ने भी इसके लिए बहुत अच्छा तंत्र खड़ा किया है। केंद्र और राज्य मिलकर बहुत कम संख्या करने में सफल हो पाए हैं। ये 17 साल की हमारी यात्रा में, जर्नी में, इसका हमने सच अर्थ में आज अगर क्रिटिक एनालिसिस भी करें तो हमें संतोष प्राप्त हो। इस प्रकार का काम एनडीएमए के नेतृत्व में, एनडीआरएफ के नेतृत्व में हुआ है और एक पूरा दृष्टिकोण बदला गया। पहले आपदाओं के लिए सरकार का अप्रोच राहत केंद्रित अप्रोच था। आपदा चली जाए, बाद में सबको मदद करो, उनको कैश डोल दो, बसाने की व्यवस्था करो, खाना दे दो, अगर हैजा फैलता है तो इसकी दवाइयों की व्यवस्था करो। इस प्रकार के दृष्टिकोण से आपदा को देखा जाता था। अब अर्ली वार्निंग, सक्रिय निवारण, पूर्व तैयारी आधारित समन और मिनिमम जान का नुकसान, ये अप्रोच में जो बदलाव आया है, मुझे लगता है इसको हमें कंटिन्यू करना है और 0 नुकसान तक पहुंचाने की हमने व्यवस्था करनी चाहिए। मैं एनडीआरएफ के लिए भी जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी तरीके से, कोई भी डायमेंशन से, कोई भी दृष्टि से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कामों की समीक्षा करें तो सबसे बड़ा काम एनडीआरएफ ने किया है। तो आज एनडीएमए की स्थापना दिवस मनाई जा रही है, जिसमें अभी आप गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे। बढ़ते हैं आगे और अब बात साहिबगंज की। साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र के सरकंडा में एक महिला और एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। तस्वीरों को देखिए।
रस्सी से बंधा हुआ एक युवक है और जिस तरीके से यहाँ पर महिला को पीटा जा रहा है, वैसे में कई सवाल उठता है कि आखिर भीड़ ने कानून को हाथ में क्यों लिया है। ये सबसे बड़ा और अहम सवाल कि क्या भीड़ को कानून हाथ में लेने का हक है। भीड़ ने दोनों की पिटाई आखिर क्यों की है। भीड़ ने अगर दोनों को पकड़ा भी था तो क्या पिटाई भीड़ कर सकती है। दोनों को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि गुनहगारों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं किया गया, पुलिस ने भीड़ पर मामला दर्ज क्यों नहीं किया है। उधर पुलिस का कहना है कि दोषियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। महिला का किसी पड़ोसी से वह संबंध था। वो महिला और वो पड़ोसी घर में कमरे में बंद थे। इसको लेकर उसका पति और उसके परिवार के लोग आपत्ति व्यक्त कर उसके साथ मारपीट की घटना की है। रायमाल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और जिन लोगों को नामजद बनाया गया है उसके विरुद्ध छापामारी का निर्देश दिया गया है। छापामारी की जा रही है, गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आज दूसरे दिन भी सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी है। इस आंदोलन में सभी जिलों से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। कई महिलाएं बकायदा अपने छोटे बच्चों के साथ इस आंदोलन में शामिल हुई हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत में महिलाओं ने अपनी परेशानियों को साझा करते हुए कहा कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। राज्य भर के सभी जिलों से करीब 2500 की संख्या में पहुंचे आंदोलनकारी राज्य सरकार से स्थायीकरण की मांग समेत दूसरी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आंदोलनकारियों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन का आज दूसरा दिन है। काफी संख्या में यहाँ महिला पुलिसकर्मी भी हैं जो अपने अधिकारों की मांग को लेकर यहाँ पर हैं। आप लोग लगातार यहाँ दूसरा दिन है, मांग क्या है आप लोगों की? और आप जिस तरीके से परेशानी हो रही है, महिलाएं भी यहाँ पर रात गुजार रही हैं, क्या दिक्कत आ रही है? आप लोग तो देख ही रहे हैं कि हम लोग को क्या दिक्कत है। यहाँ पे क्या सुविधा दी गई है, न यहाँ पानी का सुविधा है, न बाथरूम का सुविधा है, न रहने का सुविधा है। फिर भी हम लोग अपना मांग के लिए डटे हुए हैं और हम लोग को सरकार से ही मांग है कि हम लोग को स्थायीकरण चाहिए। स्थायीकरण और एक मुख्य मांग बताइए। मुख्य मांग यही है कि 4 साल हम लोगों ने निष्ठापूर्वक सेवा किया, पूर्व में भी आंदोलन किया गया, लेकिन सरकार ने आश्वासन देकर हमारे साथ विश्वासघात किया। माननीय पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर आए थे, अब बोले कि हम लोग का मांग थी कि सीधी नियुक्ति पुलिस संवर्ग में किया जाए ताकि हमेशा हमेशा के लिए समस्या दफन हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मोरहाबादी मैदान में काफी संख्या में महिलाएं हैं और जब समझ सकते हैं कि महिलाएं अपने बच्चों के साथ पहुंची है यहाँ पर, समझिए पूरी गृहस्थी मोरहाबादी मैदान में दिख रही है। हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर एक महिला गोद में है, आप वहाँ पर भी है, कुछ कई महिलाएं हैं कि जो एक घर में जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है, तमाम जिंदगी का नज़ारा आपको मोरहाबादी मैदान में देखने को मिल सकता है। तमाम परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं। हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे कि एक जो आप लोग को जो परेशानी आ रही है, गोद में बच्चा है, कितनी दिक्कतें आ रही है? हम लोग की बहुत अभी दिक्कत है, बच्चा भी संभालना है, बारिश का मौसम है, मौसम भी खराब है, ठंडा है और क्या बोलते हैं खुला स्थान है, इसीलिए बहुत दिक्कत है। लेकिन अपना भविष्य के लिए और बच्चों के भविष्य बनाने के लिए हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा ताकि हम लोग को ये 10 माह बचा हुआ है, 10 माह के बाद हम लोग क्या करेंगे ये तो सरकार ही बता सकते हैं। इसीलिए हम लोग आए हैं कि 10 माह। मन में हजारों सवाल हैं। पीछे जो कैसे माँ को पकड़कर एक बच्चा भी है यहाँ पर खड़ा है, शायद बच्चा भी 1000 सवाल को पूछ रहा है सरकार से। और सब अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि महिलाएं जो हाथों में तख्ती लेकर के अपनी आवाज को बुलंद करने में जुटी हैं। सस्ते श्रम का शोषण नहीं चलेगा, तमाम तरह के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को न्याय दो। यहाँ पर जो आप लोग हैं, अगर सरकार से कहा जाए कि आप लोग का दूसरा दिन है, क्या आंदोलन कब तक चलाने के मूड में आप लोग हैं? जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी। जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है, मोरहाबादी मैदान से नहीं हटेंगे। सवाल आंदोलन से एक बड़ा जो उसके पीछे का आंदोलन है, जो बच्चे झेल रहे हैं, एक गृहस्थी झेल रही है, उसके बारे में कौन सोचेगा? कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान गुलाब का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। राजधानी रांची के आसमान में सुबह से काले बादल छाए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज रात से बारिश शुरू हो सकती है। साथ ही 29 और 30 सितंबर को भारी बारिश की आशंका जताई गई है। रांची, खूंटी, गुमला और रामगढ़ समेत कई निकटवर्ती जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सन्हा। बंगाल की खाड़ी में आए साइक्लोनिक सर्कुलेशन का एक बार फिर से असर झारखंड में दिखने लगा है। खासकर राजधानी रांची समेत कई जिलों में जो कि निकटवर्ती जिले हैं वहां भारी बारिश के जो आशंका जताई गई है, खासकर मौसम विभाग की ओर से। हम इस समय राजधानी रांची में मौसम विभाग के सामने ही खड़े हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो भी राजधानी रांची में जो कि आशंका जताई जा रही है कि आज रात से ही मौसम में परिवर्तन होगा और 29 सितंबर और 30 सितंबर को भारी बारिश की आशंका है। सर, अभी बारिश नहीं हो रही है, फिर भी आप लोग छाता लेके निकले हैं? अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बादल है खूब जोर से इधर उधर, कभी कभी धूप दिखाई देता है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वर्षा आने वाला है। वर्षा होगी, इसलिए छाता लेके चले हैं। हाँ, धूप से बचने के लिए भी ये छाता है और वर्षा से भी। लेकिन साफ कहना है कि जो अनुमानित जो बारिश की आशंका जताई गई है कि आज रात से ही मौसम परिवर्तन होगा, लिहाजा लोग सतर्क हैं। आज सुबह से ही आप भी मैडम छाता लेके निकली हैं? मौसम विभाग चेतावनी दिया है कि 29-30 को बारिश होगी, पर बादल तो अभी से दिख रहा है, इसीलिए हम लोग छाता लेके निकले हैं। राजधानी रांची के आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन जो कि मौसम विभाग की जो पूर्वानुमान है जो मौसम विभाग का, उसके तहत क्या शाम में मौसम में बदलाव होगा, बारिश शुरू होगी। रांची, खूंटी, रामगढ़, गुमला तमाम जो निकटवर्ती जिले हैं वहां भारी बारिश की आशंका जताई गई है 29 सितंबर और 30 सितंबर को। लिहाजा लोग जो संबंधित जिले हैं लोग वहां अपने घरों में ही रहें, सतर्क रहें। मौसम विभाग ने खास चेतावनी जारी की है कि इन जो जिले हैं इन 2 दिनों में काफी ज्यादा बारिश होगी, लिहाजा लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। राजस्थान के अलवर की रहने वाली उषा शर्मा की शादी महज 10 साल की उम्र में हो गई थी। उन्हें तभी हाथ से मैला ढोने के लिए मजबूर किया गया, जो कि उनके परिवार की पीढ़ियों से कमाने का एकमात्र साधन था। 2003 में उषा की जिंदगी ने एक नाटकीय मोड़ लिया जब वो समाज सुधारक और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक से मिली। इन्हें उषा सहित सैकड़ों महिलाओं की मदद करने के लिए जाना जाता है। इन्होंने महिलाओं को आजीविका के दूसरे विकल्प सिखाकर उनके जीवन को बदलने में उनकी मदद की। इसमें कढ़ाई और मसाला बनाना जैसे काम शामिल थे। उषा के जीवन में बदलाव की इस कहानी को देश भर में मान्यता तब मिली जब उषा को स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने वालों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का मौका मिला। इनके उत्थान में उनकी अहम भूमिका के लिए 2020 में उषा को प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। छोटी थी मैं, जब 7 साल की थी, मम्मी के साथ जाती थी और वो ही मतलब मम्मी के साथ जाकर यही सीखती थी और देखती थी कि भाई किस तरह से मम्मी मैला उठाती है, किस तरह से परात में रखती है और कहाँ उसको फेंकती है। फिर मेरी 10 साल की उम्र में मेरी शादी होगी बड़े वाली दीदी के साथ। तो 4 साल के बाद मेरा गौना किया था, तो मुझे यहाँ भी वही काम करने को मिला, मैला ढोने का। तो जिससे कि लड़की सोचती है कि हो सकता है मेरे पति के घर ऐसा ना हो, ये काम करने को मुझे नहीं मिले। तो यहाँ पर डॉक्टर पाठक जी आए, तो वे हमसे जैसे कि कोई लेडीज़ तो मैला ढो के जा रही थी और कोई लेडीज़ आ रही थी। तो डॉक्टर पाठक जी रोक के हम लोगों को कहने लगे कि भाई 1 मिनट मेरी बात सुनो, रुक जाओ। तो फिर हम इनकी बात सुनने लगे, कहने लगे ये काम तुम क्यों करते हो, कि हमारे लोग तो कोई और काम ही नहीं कर सकते, यही काम करते हम लोग। तो साहब ने कहा तुम लोग दिल्ली आओगे, क्योंकि दिल्ली हम लोग आए थे 2003 में, दिल्ली हम लोग आए थे। तो यहाँ पर कभी हम लोगों का इज्जत और सम्मान हमको कभी मिला ही ना था जब हम मेला ढोने का काम करते थे। तो वहाँ पर स्कूल की लड़कियों ने, सुलभ में बहुत बड़ा स्कूल है, तो वहाँ की लड़कियों ने स्वागत किया था, हमारे मैडमों ने, लड़कियों ने। फिर देखिए यहाँ पर नई दिशा के नाम से एक सेंटर खोला अलवर में, और यहाँ पर हम लोगों को जैसे अचार, पापड़, जबे, कॉटन की बत्तियाँ हम लोग बनाते थे। तो हमने के डॉक्टर पाठक जी से कहा कि सर हम लोग सामान तो बना लेंगे, लेकिन इसको खरीदेगा कौन। तो डॉक्टर पाठक जी ने कहा तुम सामान तो बनाओ, मैं खरीदूंगा सामान तुम्हारा। जिन्हों के घर में शौचालय साफ करते थे
लेकिन आज वही लोग हैं, इस सामान जो हम बनाते हैं अचार पापड़ वो खरीद के खाते हैं। तो मैं भारत सरकार को भी धन्यवाद देती हूँ कि हम जैसी लेडीज़ों को उन्होंने इतना मान सम्मान बढ़ाया है, क्योंकि वाल्मीकि समाज से एक पद्मश्री मिला उनके लिए, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं तो खुश हुई हूँ, लेकिन हमारे समाज के बाकी के लोग सभी खुश हैं। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।